हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार एसआर क्लासेस के अंदर। और आज मैं लेकर के आया हूं आपके कक्षा 10 के अर्थशास्त्र का तीसरा पार्ट, जिसका नाम है मुद्रा और साख। आज हम पैसे की बात करेंगे, ठीक है। और सीधी सी बात है, पैसे की बात करेंगे तो सबको इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो आज हम पैसे की बातें करने जा रहे हैं। आवाज उम्मीद करता हूं कि आवाज सही आ रही होगी आपको, ठीक है। चलिए बात करते हैं अपन। सबसे पहले इतिहास की बात करते हैं। सर आप अर्थशास्त्र में इतिहास कहां से लेकर? अरे सारा कुछ कनेक्टेड है एक दूसरे से। अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ते हो तो मेरे को यह बताइए कि अर्थशास्त्र का अधिकांश भाग लिखने वाले चाणक्य को इतिहास में पढ़ते हैं, फिजिक्स के न्यूटन को भी इतिहास में पढ़ते हैं, वराहमिहिर को पढ़ते हैं, पतंजलि को पढ़ते हैं, धन्वंतरी को पढ़ते हैं, जितने भी बड़े साइंटिस्ट हुए उनको इतिहास में भी पढ़ते हैं। तो ये सारे के सारे जो है सब्जेक्ट वो मिले हुए हैं, ऐसे मान लीजिए। चलिए, तो अर्थशास्त्र के अंदर अगर हम अर्थशास्त्र के इतिहास की बात करें तो देखिए, सबसे पहले लोग कैसे व्यापार करते थे। पहले चलता था वस्तु विनिमय। क्या चलता था? वस्तु विनिमय। तो एक बात आती है, ठीक है, आप सोचेंगे कि सर ये वस्तु विनिमय क्या होता है। कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं, वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय। तो एक प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? क्या है वस्तु विनिमय? लिख देता हूं मैं, वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय क्या है? चलिए, यह आपका एक प्रश्न आ जाता है कि वस्तु विनिमय क्या है। तो वस्तु के बदले वस्तु लेना, यानी कि वस्तु को बेच करके वस्तु खरीदना। मतलब कि मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है और मेरे पास मान लीजिए ये मार्कर है और मेरे को चाहिए एक टाई, ठीक है, मेरे को एक टाई चाहिए। सामने जो कोई व्यक्ति है उसके पास मान लीजिए टाई है लेकिन मार्कर नहीं है, उसको मार्कर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा मेरा मार्कर तू ले ले और तेरी टाई मेरे को दे दे। तो ये क्या हो गया? वस्तु विनिमय। मतलब वस्तु के बदले वस्तु खरीदना क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय कहलाता है। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम आती थी, एक बहुत बड़ी समस्या आती थी। आपने एक बात सुनी होगी कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, यानी कि हमें किसी चीज की आवश्यकता होगी तो आविष्कार हो जाएगा अपने आप। जैसे हमें जब ट्रेन की भाप के इंजन की आवश्यकता पड़ी तो भाप का इंजन का आविष्कार हो गया, ठीक है। जब हमें पैसे की जरूरत पड़ी तो पैसा बन गया। जब हमें गिनती की आवश्यकता पड़ी तो गिनती का आविष्कार हो गया, जीरो का आविष्कार हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो हमारी क्या समस्या रही होगी वस्तु विनिमय में कि हमें उसको छोड़ना पड़ा। पहली बात है आवश्यकता का दोहरा संयोग। क्या है? आवश्यकता का दोहरा संयोग। चलिए, आवश्यकता का दोहरा संयोग क्या होता है? आप थोड़ा ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि आवश्यकता के दोहरे संयोग से क्या तात्पर्य है, समझाइए। तो आप समझा सकते हो क्या? जरूर। कैसे? आप कोई भी 3 एग्जांपल ले लीजिए, आपके बुक में आए हुए वही ले लेता हूं। एक व्यक्ति है जिसके पास मान लो गेहूं है, एक व्यक्ति है जिसके पास मान लो जूते हैं, और एक व्यक्ति है जिसके पास कुछ भी मान लो क्या मानोगे आप? जैसे कि मान लीजिए उसके पास कपड़ा है, ठीक है। तो मैंने 3 व्यक्ति माने हैं, ठीक है। पहला व्यक्ति ऐसा था जिसके पास क्या है? जूते हैं। पहले वाले के पास जूते हैं। दूसरे वाले के पास क्या है? कपड़ा है। दूसरे वाले के पास कपड़ा है। और जो तीसरा व्यक्ति है उसके पास क्या है? गेहूं है। मान लो 1 नंबर वाला जो व्यक्ति है उसको गेहूं की आवश्यकता है। क्या है? गेहूं की आवश्यकता है। तो
तो ये व्यक्ति जाएगा इसके पास और बोलेगा भाई मेरे को गेहूं दे दे, बदले में जूते ले ले। गेहूं दे दो जूते ले, हाँ तो ये बोलेगा कि भाई गेहूं दे दो मेरे को और जूते ले लो, ठीक है। तो ये बोलेगा कि मेरे को जूतों की जरूरत ही नहीं है, मेरे पास जूते हैं, ठीक है, तो मैं जूते क्यों लूं। तो अब ये गेहूं कैसे खरीदेगा बताइए। जिससे ये गेहूं खरीदने गया उसको जूते की जरूरत नहीं है मान लो, तो ये गेहूं कैसे खरीदेगा। और मान लीजिए इसको जूते की जरूरत है, तो ये इसको आकर बोलेगा कि भाई साहब आप मेरे को जूते दे दीजिए, मैं आपको बदले में कपड़ा दे दूंगा। ये बोलेगा भाई साहब मेरे को कपड़े की कोई जरूरत नहीं है, मेरे को तो गेहूं की जरूरत है। अब भाई ये कैसे गेहूं देगा भाई, बात आई समझ में। तो इस चीज को बोलते हैं आवश्यकता का दोहरा संयोग। दोहरा संयोग, संयोग किसको बोलते हैं, बाई चांस, मतलब कि किसी चीज का हम बोलते हैं ना संयोग बन गया, ठीक है, कि भाई मैं जा रहा था किसी से मिलने के लिए, मान लो मैं राम से मिलने के लिए जा रहा था और राम मेरे को रास्ते में मिल गया, तो मैं बोलूंगा ना देखो कितना अच्छा संयोग बना है कि मैं तेरे ही घर आ रहा था और तू मेरे को सामने मिल गया, ठीक है। और बात कर रहे हैं हम दोहरा संयोग, मतलब दोनों तरफ से संयोग होना, मतलब कि जूते वाले को गेहूं चाहिए तो गेहूं वाले को भी जूते चाहिए होने चाहिए, तभी वस्तु विनिमय हो पाता था। यानी कि दोनों की आवश्यकता, यानी कि आवश्यकता का दोहरा, मतलब दोनों तरफ से संयोग बनना चाहिए तभी वस्तु विनिमय होता था। तो ये एक प्रॉब्लम रहती थी। इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हमने खोज निकाला एक अच्छा उपाय, जो कि था मुद्रा। क्या था, मुद्रा। कि भाई अब ना पैसे में काम होगा, ये जूते वाला जाएगा और गेहूं वाले को बोलेगा भाई साहब गेहूं क्या भाव चल रहा है, कितने रुपए में दोगे। तो ये बोलेगा भाई साहब मैं गेहूं दूंगा 1000 रुपए एक बोरी के, तो बोलेगा कि ये ले 1000 रुपए, ठीक है। अब ऐसी कोई जरूरत ही नहीं है कि भाई गेहूं वाले को जूते चाहिए या नहीं चाहिए, बोलेगा ये पकड़ 1000 रुपए और गेहूं दे दे। अब मान लो गेहूं वाले को चाहिए कपड़ा, वो कपड़े वाले के पास जाएगा, वो 1000 रुपए लेकर के बोलेगा भाई कपड़ा दे दे, कितना रुपए लगेगा, बोले 700 रुपए, ये ले 700 रुपए और कपड़ा दे दे। कपड़े वाले को मान लीजिए जूते चाहिए, तो जूते के वाले के पास जाकर के वो 700 रुपए देगा, जूते ले लेगा। तो इस तरीके से मुद्रा से क्या है, ये जो आवश्यकता का जो दोहरा संयोग है, ये जो समस्या है, इससे छुटकारा मिल जाता है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई है। उसके बाद जो मुद्रा है उसके भी कई रूप आ गए, ठीक है। जैसे भगवान विष्णु के 10 अवतार है ना, वैसे ही मुद्रा के भी कई अवतार हैं, रूप है। कैसे, देखिए पहला हम देखते हैं करेंसी। अब कई बच्चे जो है वो पूछते हैं सर करेंसी को ही तो हिंदी में मुद्रा बोलते हैं, आपने एक रूप बोल दिया करेंसी, ऐसा कैसे। तो देखिए करेंसी का मतलब ये हुआ कि जो नोट है, क्या है, नोट। इधर लिख देता हूं मैं, इधर दिखाई दे रहा होगा, नोट है और सिक्के हैं, नोट और सिक्के, ठीक है। नोट और जो सिक्के हैं उनसे तात्पर्य है मेरा करेंसी से। नोट कौन बनाता है, सबसे पहली बात प्रश्न पूछ लेते हैं 1 नंबर का, कि जो भारतीय जो नोट है वो कौन जारी करता है। तो आपका उत्तर होना चाहिए भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। कौन है, भारतीय रिजर्व बैंक, इंग्लिश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। तो आपको ये याद रखना है हमेशा कि नोट कौन जारी करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। लेकिन सिक्के कौन जारी करता है, तब आप कभी भी ये मत लिख देना कि रिजर्व बैंक जारी करता है। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार वित्त मंत्रालय जो है वो सिक्के जारी करता है।
1 का, 5 का, 10 का जो भी है वो वित्त मंत्रालय जारी करता है। पहले 1 रुपए 2 रुपए का नोट भी आता था, 5 रुपए का, ठीक है, वो भी कौन जारी करता था? वित्त मंत्रालय ही जारी करता था। तो इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, एक तो रूप हो गया करेंसी मतलब नोट, उसके बाद बैंकों में निक्षेप, बैंकों में पड़ा पैसा। आज मेरे को ये बात बताइए, मेरे मान लीजिए बैंक के खाते में 10,000 रुपए है, मेरे पास कोई नोट नहीं है, अभी जेब खाली है, बस मेरे बैंक के खाते में 10,000 रुपए है, तो मैं कहूंगा, कोई पूछेगा कितने रुपए तेरे पास, मैं बोलूंगा 10,000 रुपए। कहां पर है? तो मैं मोबाइल निकालूंगा और बैंक का स्टेटमेंट निकालूंगा और बताऊंगा कि ये देखो बैंक बैलेंस 10,000 रुपए। हालांकि वो अंक बता रहे हैं, केवल क्या है? अंक बता रहे हैं, लेकिन सामने वाला बोलेगा हाँ पैसे तो है, तो वो भी एक मुद्रा का रूप ही हो गया ना, मुद्रा का ही रूप हो गया ना। आज हम कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, सीधा हाँ भाई स्कैनर दिखाइए, हाँ फोन पे कर दिया, पेटीएम कर दिया, गूगल पे कर दिया, ठीक है, सीधा नेट बैंकिंग के थ्रू रुपए दे दिए। तो बैंकों में जो पैसा पड़ा है वो भी क्या है? हाँ, वो भी एक तरीके की मुद्रा ही है। उसके बाद हम बात करते हैं चेक। ये भी एक बैंकों में निक्षेप का ही भाग है कि भाई देखो, आज मेरे पास पैसे हैं और मेरे को वो पैसे किसी और को देने हैं, लेकिन वो मेरे बैंक के अंदर है, तो मैं बैंक मेरे को एक चेक बुक इश्यू करती है, मैं उसके अंदर क्या करूंगा, उस जिसको देने हैं उसके नाम से एक चेक बनाऊंगा, कितने रुपए देने उस वो लिखूंगा, अपने साइन करके दे दूंगा, वो जाकर के वो चेक जो है बैंक में देगा, तो बैंक उसको वो रकम दे देगी। यानी कि चेक भी जो है वो एक मुद्रा का रूप है, ठीक है, जो कि जो खाता धारक है, जिसका खाता है खाते में, सॉरी बैंक के अंदर जिसका खाता है, वो सामने वाले व्यक्ति को अनुमति देता है उस चेक के माध्यम से कि मेरे बैंक अकाउंट से आप इतने पैसे निकलवा सकते हो। अच्छा, जो चेक होता है ना, चेक के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि जो चेक होता है, अब आप बोलोगे सर चेक कोई नकली बना ले, तो भाई देखो बनाने को तो नोट भी नकली बनते हैं, ठीक है, लेकिन चेक नकली बनाना, ठीक है, बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जो चेक होता है ना, उसके अंदर सबसे पहली बात ऊपर जो है वो बैंक का नाम लिखा हुआ होता है। सर वो तो कोई भी छाप देगा बैंक का नाम, सही बात है भाई, कोई भी छाप देगा, चलिए ठीक है। शाखा लिखी हुई होती है कि भाई कौन सी जगह की बैंक है, सर वो भी लिख देंगे, चलिए कोई बात नहीं। यहां पर नेम यानी कि जिसको रुपए देने हैं उसका नाम लिखा जाता है। ये लो भाई मैंने नाम लिख दिया राम, ठीक है, राम नाम लिख दिया। सर ये तो कोई भी लिख सकता है, सही बात है, कोई भी लिख सकता है, ठीक है, वहां पर राइटिंग थोड़ी चेक करते हैं, सही बात है। अब मान लीजिए यहां पर रकम लिखी जाती है, मान लीजिए मैं 3,000 रुपए देना चाहता हूं, 3,000, सर ये भी कोई भी लिख सकता है, ये भी कोई भी लिख सकता है। यहां पर क्या होते हैं? सिग्नेचर होते हैं। ये लो मैंने साइन कर दिए, ठीक है, सर साइन तो कोई भी कॉपी कर सकता है, ये बात भी सही है। अब आगे सुनिएगा कि चेक के नीचे कुछ नंबर लिखे हुए होते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज, चेक नंबर, चेक के कुछ नंबर लिखे हुए होते हैं और हर चेक के नंबर अलग अलग होते हैं, और वो चेक नंबर जो है बैंक के अंदर पहले से मौजूद होते हैं। तो जैसे ही चेक जाएगा ना, वो नंबर जैसे ही वो वहां पर चेक के नंबर लगाएंगे ना, तो पता चल जाएगा कि हाँ ये चेक तो हमारे बैंक से इश्यू किया हुआ है। अब जो नकली चेक बनाएगा वो ये नंबर कहां से लाएगा? चलिए नंबर भी लेकर के आ गए ना, तो बैंक के कुछ सीक्रेट कोड होते हैं जो पीछे उस नंबरों के पीछे लिखे होते हैं, वो कहां से लाएगा? तो ये इतना संयोग बनना मुश्किल। फिर भी अगर मान लो मेरे को डर है, ठीक है, कि भाई मैं राम को ये चेक दे रहा हूं और मान लो ये चेक गुम गया,
और राम की जगह किसी और व्यक्ति ने जाकर के पैसे निकलवा लिए, तो हालांकि चेक असली है, मैंने ही बना कर दिया है मान लीजिए, लेकिन राम जो है उसका ये चेक गुम गया, मैंने राम को दिया और राम का गुम गया, किसी और को चेक मिला, वो बैंक में जाकर के पैसे निकलवा लेगा, सही बात नहीं निकलवा सकता। तो उसके लिए क्या करेंगे कि चेक के ऊपर 2 लाइन खींच देंगे। इसका मतलब क्या हो जाता है, चेक के ऊपर 2 लाइन खींचने का मतलब ये हो गया कि भाई अब आप जो ये पैसे है ना, राम को तो देने हैं मेरे खाते में से, लेकिन राम के खाते में ही देने हैं, राम को नकदी नहीं देने हैं, ठीक है, राम को सीधे कैश पैसे नहीं देने हैं, नहीं तो राम खर्च देगा ना, नहीं तो राम खर्च देगा भाई, ठीक है। कहने की बात है कि भाई मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो पैसे हैं 3000 वो राम के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो राम जाएगा बैंक में और बोलेगा कि भाई ये लो 3000 का चेक और मेरे को 3000 रुपए दे दो। बैंक वाले बोलेंगे भाई साहब हम आपको 3000 रुपए दे नहीं सकते, क्योंकि यहां पर 2 लाइन खींची हुई है, 2 लाइन बनाई हुई है ना, तो बोलेंगे कि हम 3000 रुपए दे नहीं सकते, आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, राम अपना बैंक अकाउंट देगा, तो बैंक वाले देखेंगे हाँ भाई ये तो राम ही है, यहां पर राम लिखा हुआ है, यहां पर राम लिखा हुआ है, ये तो राम ही है, चलिए भेज दीजिए। तो इससे क्या है कि कोई और अगर उसका चेक लेकर के जाएगा, वो जाएगा तो वो बोलेगा हाँ भाई आपका नाम राम है, वो बोलेगा हाँ राम है, तो बैंक डायरी लेकर आइए, बैंक डायरी लाएगा तो उसके अंदर लिखा होगा सोहन, अरे ये तो सोहन है, हम तो राम के अकाउंट में ही डालेंगे, राम को लेकर के आइए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है चेक का सिस्टम होता है। इसके बाद बात करते हैं अपन, थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा लेंथी हो जाए वीडियो, हालांकि हमारे लगभग वीडियो जो है 20 मिनट के आसपास रहते हैं, 20-25 मिनट के आसपास, हो सकता है ये थोड़ा ज्यादा हो जाए, तो मेरे को टाइम दिख नहीं रहा है कितना टाइम लगेगा कितना नहीं, मेरे को पता नहीं है। उसके बाद आता है बैंक की ऋण संबंधित गतिविधियां, कि बैंक जो है जो ऋण देता है वो क्यों देता है भाई। आपके दिमाग में कभी ना कभी ये ख्याल जरूर आया होगा, ठीक है, कि भाई जो हम बैंक में पैसे जमा करते हैं, जो हम बैंक में पैसे जमा करते हैं उस पर ब्याज देती है बैंक में, ठीक है। तो बैंक ऐसा थोड़ी है कि बैंक के अंदर हमने पैसा रखा तो बैंक वाले जो है उस पैसे को देखते रहेंगे और महीने में वो जो है 1% बढ़ जाएंगे पैसे, अपने आप चमत्कार हो जाएगा और फिर वो हमें दे देंगे। तो भाई बैंक वाले जब हमें इंटरेस्ट दे रहे हैं, पैसे बढ़ाकर दे रहे हैं, तो उनके पास वो पैसा कहां से रहा है। तो ये चीज हमेशा देखना, बैंक जो है ना अमीर लोगों के और हमारे बीच में एक तरीके से दलाल का काम करता है, बिचौलिए का काम करती है बैंक। यानी कि जो बैंक होती है, बैंक, हमने बैंक के अंदर रुपए जमा किए, मान लीजिए हमें मंथली 0.5% इंटरेस्ट मिल रहा है। अब बैंक वही पैसा किसी अमीर व्यक्ति को लोन पर दे देगी, क्या कर देगी, लोन पर दे देगी, ठीक है, और उससे क्या करेगी, 1% इंटरेस्ट ले लेगी मान लो। तो उससे 1% ले रही है बैंक, पर हमें कितना दे रही है, ओनली 0.5। यानी कि जो इंटरेस्ट आ रहा है उसका 50% हमें देगी और बाकी 50% जो है वो बैंक के कर्मचारियों को भी पैसे देने पड़ते हैं मंथली, तो उनको देगी। बैंक के चलाने का खर्चा और बैंक अपना प्रॉफिट भी तो देखेगी, तो प्रॉफिट भी बैंक का बन जाता है। इस तरीके से क्या होता है, बैंक जो है बिचौलिए का काम करती है, तो वो ऋण देते हैं। तो हमने देखा कि बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां कैसी होती है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं साख की 2 विभिन्न स्थितियां। ये साख क्या है, साख बोलते हैं इंग्लिश में क्रेडिट, यानी कि लोन ही होता है, ठीक है। लोन जो होता है ऋण, उसकी शर्तें या 2 विभिन्न स्थितियां। अच्छा, विभिन्न स्थितियां पूछिए क्या, ठीक है, विभिन्न स्थितियां।
तो विभिन्न स्थितियां कि लोन लेने पर क्या मतलब लोन सही है या गलत है, ऋण लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ऋण लेना सही भी है और ऋण लेना गलत भी है। सर आप तो दोगला काम कर रहे हो। जी हाँ, दोगला काम कर रहा हूं कि भाई ऋण लेना सही भी है और गलत भी है, और दोनों के मैं उदाहरण दे देता हूं। आपके बुक के अंदर आया हुआ है, एक सपना नाम की एक लड़की है और एक सलीम नाम का एक लड़का। ध्यान से सुनना। स्वप्ना जो है वो एक खेत में काम करती है और उसको खेत को जोतने के लिए पैसे की जरूरत है। वो एक साहूकार के पास, या बोल सकते हैं कोई भी जमींदार है उसके पास गई और बोले कि मेरे को इतने पैसों की जरूरत है। वो पैसे उसने दे दिए। और आपको पता है कि गांव में जो बड़े बड़े धनवान लोग होते थे, जमींदार होते थे, साहूकार होते थे, वो क्या करते थे, बहुत ज्यादा ब्याज लगा देते थे। इतना ब्याज कि वो चुका ही ना पाए, इतना ब्याज कि वो एक साल में डबल हो जाता है। 1 लाख रुपए लेते हैं तो उसको अगर 1 साल ले लिया तो उसको 2 लाख चुकाने पड़ेंगे या 2.5 लाख चुकाने पड़ेंगे। इतना पैसा जो है वो लेते। तो अब जो है स्वप्ना ने पैसे तो ले लिए और स्वप्ना ने एक आइडिया लगाया कि भाई मेरी इतनी जमीन है, इतना अनाज होगा तो मैं इतना रुपए वापस दे दूंगी और मेरे लिए इतना बच जाएगा। और मान लीजिए वो फसल खराब हो गई, फसल खराब हो गई। फसल का क्या है, खराब भी हो सकती है। वो फसल खराब हो गई, पैसे गए, ऋण है वो अलग। अब उसको वापस खेती करनी पड़ेगी और वापस खेती करने के लिए एक और लोन लेना पड़ेगा, ऋण लेना पड़ेगा। अब ऋण हो जाएगा डबल, और एक का ब्याज पीछे से चलता हुआ आ रहा है, दूसरे का ब्याज भी शुरू हो जाएगा। अब वो जितनी भी खेती कर ले वो उस ऋण को चुका ही नहीं पाएगा, क्योंकि उस पर ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज जुड़ता रहेगा और वो कर्ज जाल में फंस जाएंगे। ठीक है, कर्ज जाल में फंस जाएंगे और फिर उनके पास एक ही तरीका रहेगा, वो है आत्महत्या। इसीलिए जो है ज्यादातर किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, और तभी किसान बोलते हैं कि हमारा कर्जा माफ करो, कर्जा माफ करो। क्यों, ये स्थिति बन जाती है कभी कभी। ठीक है, तो यहां पर ऋण लेना गलत है। यहां पर ऋण लेना मतलब गलत है, क्योंकि ये कर्ज जाल में फंस सकते हैं। लेकिन यहां पर सलीम की स्थिति में कर्ज लेना एकदम सही साबित हुआ। कैसे? जो सलीम है वो एक जूते का व्यापारी है, छोटा मोटा व्यापारी है। अब उसके पास कोई व्यक्ति आया और बड़ा ऑर्डर लेकर के आया कि भाई आप एक काम करो, 1000 जूते बनाने ऐसे। सलीम बोलेगा हाँ जी साहब बना देंगे। कितने रुपए है एक जूते के? उसने कहा कि भाई 1000 रुपए है एक जूते के। ठीक है, 1000 जूते के कितने हो जाएंगे? बोले कि 10 लाख रुपए। अच्छा 10 लाख होंगे, तो वो बोलेगा कि ये ले 10 लाख के 2 लाख एडवांस पकड़, और 8 लाख जैसे जूते बन जाएंगे मैं आकर के दे दूंगा। उसने कहा ठीक है। अब 2 लाख रुपए दिए उसको। अब सलीम रह गया छोटा व्यापारी। अब वो उसको 10 लाख के जूते बनाने के लिए मान लीजिए 8 लाख रुपए चाहिए। 10 लाख के जूते बनाने के लिए 8 लाख रुपए चाहिए और 2 लाख उसके प्रॉफिट हो जाएगा। तो अब वो 8 लाख लाएगा कहां से? 2 लाख तो चलो आगे, 6 लाख कहां से लाएगा? अब वो क्या करेगा, बैंक में गया, बैंक में जाकर के 6 लाख का लोन ले लिया। मान लो 6 लाख का लोन ले लिया, और फिर उसने 1 महीने में जूते बना लिए उससे। 1 महीने का कितना ब्याज लेगी? 1% लेगी, 1% ही लेगी। चलो ठीक है, 6000 एक्स्ट्रा दे देंगे, 6 लाख 6000 जूते बने। जूता खरीदने वाला आया, उसने क्या किया, रुपए दिए 8 लाख और, यानी 10 लाख रुपए हो गए उसके पास। लगे कितने? 8 लाख। आए कितने? 10 लाख। ठीक है, तो उन 10 लाख में से ये क्या करेगा, 6 लाख 6 लाख 6000 जो 8000 और दिए हैं
उनमें से 6,06,000 जो है वो किसको दे देगा? बैंक वालों को दे देगा। कर्ज खत्म और प्रॉफिट कितना हो गया? 1,94,000, 1,94,000 प्रॉफिट बन गया उसका। तो 6,000 रुपए उसके लगे हैं, लेकिन उसका काम बन गया। और अगर वो ऋण नहीं लेता तो उसको वो ऑर्डर नहीं मिल पाता और वो आगे नहीं बढ़ पाता और वो इतनी कमाई नहीं कर पाता। तो सलीम के लिए क्या है, ये ऋण अच्छा है या गलत है? सही है। चलिए आगे हम बात करते हैं जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, जिसका नाम है ऋण की शर्तें। अच्छा, हम बैंक के अंदर ऋण लेने के लिए जाते हैं तो ऐसा है क्या कि मेरे को भाई 1,00,000 रुपए ऋण चाहिए, लोन चाहिए। मैं गया बैंक में, भाई साहब मेरा नाम राहुल है और मेरे को 1,00,000 रुपए लोन चाहिए, दे दो। हाँ, ये लिए और मैं निकल गया। ऐसा होता है क्या? नहीं, कुछ शर्तें होती है बैंक की। सबसे पहले चाहिए होता है समर्थक ऋणाधार। क्या चाहिए होता है? समर्थक ऋणाधार। समर्थक ऋणाधार। ये समर्थक ऋणाधार क्या होता है, ध्यान से समझना। समर्थक ऋणाधार क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझ। एक गारंटी होती है कि भाई अगर हम ऋण का पैसा नहीं चुका पाए तो जितना पैसा मेरा बनता है ना, वो समर्थक ऋणाधार अगर बैंक बेचेगी तो उतना पैसा बैंक को मिल जाएगा। यानी कि अगर मान लो मैं 2 लाख का लोन लेने के लिए गया और मैंने 4 लाख की जमीन के कागज जो है बैंक वालों को दे दिए, तो अगर मैं 2 लाख रुपए नहीं चुका पाया तो बैंक मेरी जमीन को बेच करके अपने रुपए वापस ले लेगी, जो एक्स्ट्रा होगा मेरे को वापस दे देगी। तो एक गारंटी रहती है बैंक वालों के पास है कि ये पैसे लेकर भागेगा नहीं, इसकी ये चीज मेरे पास पड़ी है। गोल्ड लोन लेते हैं तो पहले गोल्ड देते हैं तभी तो वो पैसे देते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास एक ऋणाधार होना चाहिए। लोन लेने के लिए एक ऋणाधार होने चाहिए। और ऋणाधार क्या हो सकता है? कोई व्हीकल, गाड़ी हो सकती है, बाइक हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, जमीन हो सकती है, घर हो सकता है, जेवर यानी कि सोना चांदी हो सकता है। ये सारे समर्थक ऋणाधार हो सकते हैं। और इसके अंदर एक और समर्थक ऋणाधार होता है, वो होता है बैंकों के अंदर पड़ा हुआ पैसा। इस पर एक प्रश्न जरूर आएगा आपका कि भाई बैंक के अंदर अगर मेरे पास पैसा है तो मैं ऋण क्यों लूंगा? अगर मान लीजिए मैं गया 5 लाख का लोन लेने के लिए और मेरे खाते में 10 लाख पड़े, तो आप बोलोगे सर आप तो मूर्ख हो, आपके पास 10 लाख रुपए पड़े तो उनमें से निकालो 5 लाख रुपए, लोन क्यों ले रहे हो? अरे मैं लोन क्यों ले रहा हूं, ठीक है, क्योंकि बड़े से बड़े आदमी को देख लो, जब वो कोई भी चीज खरीदता है, गाड़ी खरीदता है, तो वो किस्तों में, इंस्टॉलमेंट में खरीदता है, लोन करवाता है। क्यों? क्योंकि अपना टैक्स बचाने के चक्कर में, ठीक है, टैक्स बचाने के चक्कर में कि भाई मेरे को उसका ब्याज मिल रहा है बैंक वाले का, तो ठीक है, तो मैं ये इस तरीके से जो है उस ब्याज से जो है वो किस्तें भर दूंगा, ठीक है, या लोन की जो पेमेंट है वो कर दूंगा, ठीक है, इससे मेरे को जो है टैक्स थोड़ा बहुत कम देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक तरीके से मेरे पर लोन चल रहा है। तो ये एक स्कीम लगाते हैं, ठीक है। तो हमारे बैंक के अंदर अगर पैसा पड़ा है तो हम उस पैसे के आधार पर हम ऋण ले सकते। होता है ना कि कभी कभार होता है कि अपने बैंक खाते के अंदर डेली ट्रांजैक्शन होता है 1 लाख 2 लाख का, 1 लाख 2 लाख का, ठीक है, तो बैंक वाले हमारा इनसिक्योर लोन बना देते हैं, यानी कि एक क्रेडिट कार्ड दे देते हैं हमें और क्या बोलते हैं कि ये लीजिए क्रेडिट कार्ड, आप क्या कीजिए, इसमें से आपको जितने पैसे चाहिए ना, आपकी लिमिट दे देते हैं कि भाई लिमिट दे देते हैं और बोलते हैं कि भाई ये लिमिट है आपकी 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए तक आप निकलवा लेना, 1 महीने बाद आप वापस कर देना बैंक को, ठीक है। अगर 1 महीने के अंदर वापस नहीं किए तो भाई
ब्याज लगेगा। तो हम क्या करते हैं, पैसे निकलवा लेते हैं 1 लाख, ठीक है। तो वो किसके आधार पर कि हमारे बैंक के अंदर पैसा पड़ा है, तो यह हमारी सिबिल के आधार पर होता है। तो ये हो गया समर्थक ऋणाधार। इसके अलावा हमारी आइडेंटिटी चाहिए होती है, ठीक है, और हमारा एड्रेस प्रूफ, ठीक है। इसके अलावा हम खुद बैंक जाकर के जब बैंक से लोन लेने के लिए जा रहे हैं, मेरे नाम से लोन लिया जा रहा है, तो मेरे को खुद को जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ शर्तें होती है ऋण देने की, उन शर्तों को पूरा फॉलो करने के बाद ही हमें ऋण जो है मिल पाता है, लोन जो है मिल पाता है। उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया होगा आपके, ठीक है। और अगर समझ में आया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन जरूर दबा दे, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।